तो आज बिहार की सियासत में पलटी एक बार फिर मारी गई और नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। सुबह इस्तीफा दिया और शाम होते होते एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ज्योतिषाचार्यों की तरफ से क्या जा रहा है। ज्योतिषों का दावा है कि उनकी कुंडली में शत्रुहंता योग है, ग्रहों का ऐसा तालमेल कि उनके सामने कोई विरोधी टिक ही नहीं पाता है। अगर आप ज्योतिष में भरोसा ना भी करते हो तो भी पीएम मोदी की राजनीतिक यात्रा पर नजर डाल लीजिए। वो गुजरात के सीएम बने तो चुनौतियों का अंबार था, लेकिन एक साल के बाद ही गुजरात में उन्हें कोई चुनौती देने की हालत में नहीं था। 2013 में पीएम पद का उम्मीदवार उन्हें घोषित किया गया, तब बीजेपी के भीतर ही उनके विरोधियों की लंबी कतार थी। लेकिन अब पीएम मोदी का नाम ही बीजेपी की जीत की गारंटी है। पीएम मोदी को 2024 में चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन बना, लेकिन उस गठबंधन के सूत्रधार बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अब पीएम मोदी की शरण में हैं। उन्होंने मान लिया कि इंडिया गठबंधन फिजूल की कवायद है। बिहार में अचानक बदली सियासी हवा के साथ ही लोकसभा की 210 सीटों पर बीजेपी की विजय के द्वार खुल गए हैं और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का अंक गणित कैसे फेल हो सकता है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। बाईस जनवरी 2024 अयोध्या। पूरा विश्व जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की भक्ति में डूबा था, उस वक्त विपक्षी दलों को यही लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व का एजेंडा सेट कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले या उसके बाद एक बार भी राजनीति या चुनाव की चर्चा तक नहीं की। लेकिन विपक्षी दलों के नेता मान चुके थे कि 2024 के लिए बीजेपी का चुनावी ब्रह्मास्त्र अयोध्या ही है। तेईस जनवरी 2024 नई दिल्ली। विपक्षी दलों के सिर से अभी राम मंदिर की राजनीति का भूत उतरा भी नहीं था कि पीएम मोदी के एक दांव ने विपक्ष के इंडी अलायंस में भूचाल मचा दी। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, पीएम मोदी का यह संदेश सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार के लिए था। क्यों, ये भी समझ लीजिए। कर्पूरी ठाकुर को बिहार में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का मसीहा माना जाता है।
जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट से भी एक दशक पहले बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया था। बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने भी कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने दलित जातियों में भी महादलित कैटेगरी बना दी, उनके लिए विशेष योजनाएं लागू की। नीतीश कुमार ने बिहार में एमबीसी और ईबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की राजनीति के जरिए अपना जनाधार बनाया। वो खुद को कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक अनुयायी और उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो नीतीश कुमार के पास दो ही विकल्प बचे थे। या तो वो पीएम मोदी के विरोध की राजनीति करके अति पिछड़ों की नजर में खलनायक बने, या फिर इंडिया गठबंधन से पल्ला झाड़कर पीएम मोदी का नेतृत्व स्वीकार करें। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर दूसरा विकल्प चुना। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। साल 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी का असली ब्रह्मास्त्र यही था, जिसने विपक्षी गठबंधन को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने सियासी बिसात पर इंडिया गठबंधन को उसी नीतीश कुमार के जरिए शह और मात दोनों दे दी, जो बीते 9 महीने से एक ही मंत्र जप रहे थे कि उन्हें विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को हराना है। कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं, हम इसी में लगे, हमको अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं एकजुट होकर के सब लड़े और बाकी हम किसी पर हमको नहीं बनना, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे। दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो सबको एकजुट करना चाहते हैं, वो कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए। विपक्षी दलों का देशव्यापी गठबंधन बनाने का गेम प्लान नीतीश कुमार का ही था, इसलिए पहली बैठक भी पटना में हुई। बेंगलुरु और मुंबई की बैठक के बाद इंडिया अलायंस के नेता उत्साह में थे। उन्हें लग रहा था कि हर सीट पर अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का साझा उम्मीदवार होगा तो 2024 में पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक पूरी नहीं हो पाएगी। नीतीश कुमार का पूरा प्लान वोटों के अंक गणित और जातियों की सोशल इंजीनियरिंग पर टिका था। बिहार में जातिगत जनगणना के आधार पर पिछड़ी जातियों की राजनीति को हवा देने वाले नीतीश कुमार ही थे, लेकिन नवंबर 2023 में हुए एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में पीएम मोदी ने नीतीश के मास्टर स्ट्रोक यानी जातिगत जनगणना का खेल बिगाड़ दिया। नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस से मोहभंग होने की शुरुआत इसी के बाद हुई। दिसंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस की बैठक से उन्होंने दूरी बना ली। कल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में यह खबर आने लगी थी कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन से मायूस हो चुके हैं। उन्होंने गठबंधन का संयोजक बनने से भी इनकार कर दिया। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर नीतीश ने संकेत भी दे दिया कि नए गठबंधन को अलविदा कहकर पुराने गठबंधन यानी एनडीए में लौटने का मन वो बना चुके हैं। 30 दिसंबर को राजीव रंजन और लल्लन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाने और खुद पार्टी की कमान संभालने का मतलब यही था कि अब नीतीश कुमार निर्णायक फैसले के मूड में हैं। लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। बिहार में नीतीश कुमार का एनडीए में जाना 2024 के चुनाव के लिए अहम क्यों है, ये समझना जरूरी है।
दरअसल बिहार देश का वो राज्य है जहां विपक्षी दलों की एकजुटता बीजेपी के लिए हानिकारक हो सकती थी, खासकर लोकसभा चुनाव में। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया था। वो किसी गठबंधन में नहीं थे। उस चुनाव में पीएम मोदी की प्रचंड लहर थी, लिहाजा बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी गठबंधन को 40 में से 31 सीट पर जीत मिली थी। 2014 में बीजेपी बिहार की 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 22 पर जीत मिली। बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट रहा लगभग 73%, जबकि जातिगत राजनीति करने वाली एलजेपी को 7 में से 6 और आरएलएसपी सभी तीनों सीटें जीत गई। 2019 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए में लौट चुकी थी। इस बार बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 100% स्ट्राइक रेट से बीजेपी ने सभी सीटें जीत ली। फायदा जेडीयू को भी मिला। उसने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2014 में अकेले लड़कर जेडीयू सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार बीजेपी 400 पार का टारगेट लेकर चुनाव में उतर रही है। ऐसा तभी हो सकता है जब बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में 100% सीटों पर उसकी जीत पक्की हो। बीजेपी की राह में विपक्षी गठबंधन ही सबसे बड़ा रोड़ा था, खासकर बिहार में, जो पीएम मोदी के कर्पूरी ठाकुर मॉडल से दूर हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।